हरियाणा के भवानी जिले के सिंघानी गांव में कुछ मजदूर अपने खेतों की ओर जा रहे थे। तभी उन्हें वीराने में एक लाश दिखाई देती है। एक जवान लड़की की लाश। कपड़े फटे हुए थे, आंखें बाहर आई हुई थीं, गर्दन लगभग शरीर से अलग हो चुकी थी। खबर बाहर आते ही सनसनी मच जाती है। फिर हरियाणा के भिवानी में वो देखने को मिलता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। हजारों लोग सड़कों पर आ जाते हैं। मामला पुलिस वर्सेस पब्लिक का बन जाता है और फिर एक महासंग्राम की शुरुआत होती है। मामले में मुख्यमंत्री से लेकर सीबीआई तक की एंट्री हो जाती है। तो आखिर मनीषा की पूरी कहानी क्या है? लड़की की ऐसी हालत किसने की थी? आखिर ये मामला पब्लिक वर्सेस पुलिस का कैसे बन गया था? और भिवानी में आखिर क्या कुछ हुआ था? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। ये कहानी जितनी दुखद है उतनी ही सिस्टम पर सवाल भी खड़े करती है और सोचने पर मजबूर भी। कैसे, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बताया, ये कहानी हरियाणा के भिवानी से शुरू होती है। इसी जिले के अंतर्गत आने वाले सिंघानी गांव के किसान ईश्वर 13 अगस्त 2025 की सुबह रोज की तरह अपने खेतों की ओर घूमने निकलते हैं। जब वो गांव की आबादी से दूर खेतों की तरफ पहुंचते हैं तो एक जगह उन्हें कुत्तों का झुंड दिखाई देता है। स्थिति को बेहतर तरीके से समझने के लिए वो झुंड के करीब जाने का फैसला करते हैं। वहां जाते ही जो नजर उनके सामने आता है उसे देखकर वो सन्न रह जाते हैं। खेत के बीचों बीच उन्हें एक लड़की की लाश दिखाई देती है। वो लाश ऐसी बुरी हालत में थी कि हमारे लिए उसे शब्दों में बयां करना भी नामुमकिन सा है। जैसे ही वो लड़की की लाश देखते हैं, तुरंत गांव के दूसरे साथी को कॉल करके मौके पर बुला लेते हैं। फिर ये लोग गांव के सरपंच संजीत कुमार को फोन करते हैं और उनके खेत में एक लड़की की लाश पड़ी होने की जानकारी देते हैं। सरपंच तुरंत पास के ही लोहारू पुलिस को लेकर मौके पर पहुंच जाते हैं। पुलिस सबसे पहले बॉडी को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी में लग जाती है। क्राइम सीन को सील किया जाता है और आसपास सर्च ऑपरेशन भी चलाया जाता है। खेत के दूसरे हिस्से में ही पुलिस वालों को एक बैग भी मिलता है। इस बैग में लड़की के आधार कार्ड, कॉलेज के डॉक्यूमेंट और कुछ दूसरे कागजात मिलते हैं। डॉक्यूमेंट मिलने की वजह से लड़की की पहचान आसान हो जाती है। जल्दी ही लड़की के माता पिता को फोन किया जाता है। ये फोन हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत आने वाले धनी लक्ष्मण गांव में रहने वाले संजय कुमार को किया जाता है। संजय कुमार का परिवार पिछले 2 दिनों से सुकून से नहीं सो पाया था। वजह थी परिवार की एक जवान बेटी का गायब होना। वही बेटी जिसके लिए इन्होंने हजारों सपने देखे थे। बेटी का नाम मनीषा था। मनीषा अपने माता पिता की बड़ी संतान थी। मनीषा की पहचान गांव में एक बेहद ही मिलनसार, समझदार और मेहनत करने वाली लड़की के तौर पर थी। मनीषा ने हाल ही में अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की थी और आगे पढ़ाई की प्लानिंग कर रही थी। साथ ही उसने पास के ही एक प्ले स्कूल में टीचर के तौर पर ज्वाइन भी कर लिया था। रोज मनीषा सुबह उठकर पहले अपने घर के काम करती थी और फिर प्ले स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाया करती थी। रोज की तरह 11 अगस्त 2025 की सुबह मनीषा उठती है और घरेलू काम समेटकर तय समय पर स्कूल के लिए निकल जाती है। तब सुबह के लगभग 8:30 बज रहे थे। घर से निकलते समय मनीषा बताती है कि आगे की पढ़ाई के बारे में पता करने के लिए वो आज स्कूल के बाद पास के नर्सिंग कॉलेज में भी जाएगी, इसलिए घर आने में वो लेट हो सकती है। लगभग 9 बजे मनीषा स्कूल पहुंच जाती है और 2 बजे तक स्कूल में ड्यूटी पर रहती है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1:58 पर मनीषा अपने स्कूल से निकलती है और प्लान के मुताबिक पास के ही एक नर्सिंग कॉलेज में जाकर नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन से जुड़ी जानकारी लेती है। इन सब के बीच शाम भी ढलने लगती है। परिवार वाले बेटी की वापसी का इंतजार करते रहते हैं। जब शाम के लगभग 6:30 बज जाते हैं तब पिता मनीषा को फोन करके स्थिति जानने की कोशिश करते हैं। जब वो फोन ऑन करते हैं तब उनकी नजर बेटी की मिस्ड कॉल पर पड़ती है। 6:26 पर मनीषा ने पिता संजय के मोबाइल पर फोन किया हुआ था, लेकिन काम में बिजी होने की वजह से संजय वो फोन रिसीव नहीं कर पाते हैं। मिस्ड कॉल देखते ही तुरंत वो अपनी बेटी को रिटर्न कॉल करते हैं, लेकिन इस बार मनीषा का नंबर स्विच ऑफ आता है। अमूमन मनीषा जब भी घर से बाहर जाती थी तब उसका मोबाइल कभी भी स्विच ऑफ नहीं होता था, लेकिन इस बार उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था। परिवार वाले सोचते हैं कि शायद घर से सुबह सुबह निकली थी और शाम भी हो चली थी, तो हो सकता है इस बीच उसका मोबाइल डिस्चार्ज होने की वजह से स्विच ऑफ हो गया होगा। इसलिए परिवार वाले थोड़ी देर के लिए निश्चिंत हो जाते हैं
और बेटी की वापसी की राह ताकते रहते हैं, लेकिन उनका इंतजार बस लंबा ही होता चला जाता है। बढ़ते अंधेरे के साथ परिवार वालों की चिंताएं भी बढ़ती चली जाती हैं और अब ये लोग मनीषा के जानने वालों को फोन करना शुरू करते हैं, लेकिन कहीं से भी मनीषा के बारे में कोई जानकारी निकलकर नहीं आती है। जब कहीं से भी बेटी की जानकारी नहीं मिलती है, तब परिवार वाले स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर बेटी के गायब होने की जानकारी पुलिस वालों को देते हैं। जैसा कि अमूमन ऐसे मामलों में देखने को मिलता है, ऐसा ही कुछ लोहारू थाने में भी मनीषा के परिवार वालों के साथ होता है। पुलिस वाले मनीषा के गायब होने की बातों को गंभीरता से लेने की बजाय कथित तौर पर परिवार वालों से कहते हैं कि लड़की किसी लड़के के साथ भाग गई होगी, 2 दिन में खुद ही आ जाएगी या कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट लेकर आ जाएगी, तुम लोग परेशान मत हो और घर जाकर सो जाओ। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पुलिस वाले उनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं करते हैं, तब ये लोग खुद ही गांव के दूसरे लोगों की मदद लेकर मनीषा की तलाश में रात भर भटकते रहते हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें मनीषा नहीं मिलती है। हालांकि रात के लगभग 12 बजे मनीषा के नंबर से एक बार फिर पिता के मोबाइल पर फोन आता है, लेकिन फोन रिसीव होने से पहले ही कट जाता है। जब ये लोग रिटर्न कॉल करते हैं, तब तक मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। अगला पूरा दिन भी इसी तरह मनीषा की तलाश में निकल जाता है, यहां तक कि तारीख बदलकर 13 अगस्त आ जाती है। अनहोनी की आशंकाओं के बीच घिरे परिवार में जैसे ही फोन की घंटी सुनाई देती है, वो तुरंत फोन रिसीव करते हैं। दूसरी तरफ से आवाज आती है कि जल्दी से गांव के पास वाले खेतों में पहुंच जाओ। बेटी की तलाश में 2 दिनों से भटक रहे परिवार वाले इस एक कॉल के बाद भागते हुए बताई गई लोकेशन पर पहुंचते हैं। वो यहां बेटी से मिलने की उम्मीद लेकर आए थे, लेकिन यहां उन्हें बेटी की लाश दिखाई देती है, वो भी इतनी बुरी हालत में कि देखते ही उनका कलेजा फट जाता है। जल्द ही उस अनजान लाश की पहचान 2 दिनों से गायब मनीषा के तौर पर परिवार वाले भी कर लेते हैं। वो मनीषा जो हजारों सपने अपने और परिवार के भविष्य के लिए देख रही थी, अब हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी थी। मनीषा की लाश मिलते ही परिवार वालों का गुस्सा स्थानीय पुलिस अधिकारियों पर फूट पड़ता है और वो कहते हैं कि अगर पुलिस वाले मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करने के बाद बेटी को ढूंढने की कोशिश करते तो शायद बेटी जिंदा होती, लेकिन पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। यहां से माहौल तनावपूर्ण होने लगता है, भीड़ जमा होने लगती है। इन सब के बीच पुलिस वाले डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाने की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों की शुरुआती रवैया से दुखी परिवार वाले मांग पर अड़ जाते हैं कि जब तक पुलिस के आला अधिकारी मौके पर आकर बात नहीं करेंगे, तब तक डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाने दिया जाएगा। यहां पर कई घंटों तक पुलिस और मनीषा के परिवार वालों तथा गांव के लोगों के बीच खींचतान चलती रहती है और आखिरकार पुलिस के आला अधिकारियों के आने के बाद पोस्टमार्टम की फॉर्मेलिटी पूरी हो पाती है। क्राइम सीन और डेड बॉडी की हालत बता रही थी कि मनीषा के साथ बहुत ही बेरहमी के साथ दरिंदगी की गई है, लेकिन भिवानी अस्पताल में जब मनीषा का पोस्टमार्टम किया जाता है और उसकी रिपोर्ट आती है तो उसमें एक अलग ही दावा किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि मनीषा की हत्या नहीं की गई है, बल्कि उसने खुद ही जहर खाकर अपनी जान दी है। परिवार वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट को मानने से इनकार करते हुए हंगामा शुरू कर देते हैं और फिर से पोस्टमार्टम की मांग दोहराई जाती है। आगे खूब हंगामा होता है। कई घंटों के हंगामों के बाद आखिरकार प्रशासन की ओर से परिवार वालों की मांग मान ली जाती है और एक बार फिर से पोस्टमार्टम करवाने का फैसला किया जाता है। इस बार डेड बॉडी को पीजीआई रोहतक भेजा जाता है। यहां जब दूसरी बार पोस्टमार्टम किया जाता है तो खुलासा होता है कि मरने से पहले लड़की ने संघर्ष किया था। ये इस बात की ओर इशारा था कि उसके साथ शायद जबरदस्ती की कोशिश की गई थी और उसने बचने की पूरी कोशिश की थी। यहीं से लड़की की सलवार भी फटी होने की बात सामने आती है। ये खबर बाहर आते ही लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है तथा लोग सड़कों पर आकर लड़की को इंसाफ देने की मांग करने लगते हैं। हंगामा इतना बढ़ जाता है कि तत्काल राज्य सरकार की ओर से इलाके के एसपी तथा शुरुआत में मामले में लापरवाही बरतने वाले 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। परिवार वालों का गुस्सा इससे भी शांत नहीं होता है। ये लोग मनीषा का अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं और सबके साथ सिंघानी हाईवे को ब्लॉक कर देते हैं। इस बीच हरियाणा की लगभग 36 बिरादरी की खाप पंचायत मनीषा के समर्थन में धरने पर बैठ जाती है। सभी ये मांग करने लगते हैं कि जल्द से जल्द मनीषा के कातिलों को पकड़ा जाए। खाप पंचायत की ओर से पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन की धमकी भी दी जाती है। परिवार वाले अब तक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस इन्वेस्टिगेशन को पूरी तरीके से नकार ही रहे थे
कि इस मामले में 18 अगस्त 2025 को पुलिस की ओर से एक और ऐसा दावा किया जाता है जो लोगों के गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। दरअसल पुलिस की ओर से एक नोट पेश किया जाता है और कहा जाता है कि ये आखिरी लेटर है जिसे मनीषा ने खुद ही अपने हाथों से अपनी जान देने से पहले लिखा था। कुल मिलाकर पुलिस अपनी पहले वाली थ्योरी पर ही टिकी रहती है, जिसके मुताबिक मनीषा ने कथित तौर पर कीटनाशक खाकर अपनी जान दी थी। लोग सवाल उठाने लगते हैं कि अगर पुलिस को मनीषा के बैग से मनीषा का लिखा नोट पहले ही मिल गया था तो आखिर पुलिस 5 दिनों तक उस नोट को छुपा कर क्यों रखी हुई थी और 5 दिनों बाद उसे सामने लाने का क्या कारण है। मनीषा के करीबी लोग नोट की हैंडराइटिंग को मनीषा की हैंडराइटिंग से अलग भी बताने लगते हैं। इसके अलावा ये बात भी सामने आती है कि अगर मनीषा ने जहर खाया था तो उसकी गर्दन अलग कैसे हुई, आंखें बाहर कैसे आईं, चेहरा जला हुआ कैसे है। इतना ही नहीं, अगर मनीषा ने शाम में ही जहर खा लिया था तो फिर पिता के फोन पर उसने रात के 12 बजे कैसे फोन किया था। लोग सवाल उठाने लगते हैं कि पुलिस जानबूझकर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भागते हुए सारी चीजों का ठीकरा मनीषा के सर पर फोड़ना चाह रही है। मनीषा के समर्थन में आवाज उठाने वाले लोग इसे मनीषा के चरित्र पर हमला करार देते हुए पहले से भी ज्यादा व्यापक रूप से प्रदर्शन का ऐलान करते हैं। साथ ही अब इस मामले की जांच सीबीआई को देने की भी मांग होने लगती है। पूरे राज्य में लगभग लोग सड़क पर आ जाते हैं और एक बड़े संघर्ष की भी आशंका लोग जताने लगते हैं। स्थिति को बिगड़ता देख राज्य सरकार एक्शन में आती है। 19 तारीख को भिवानी और चरखी दादरी समेत आसपास के इलाकों में पूरी तरीके से इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। इसके अलावा सरकार की ओर से परिवार वालों की मांगों को मानने का फैसला लिया जाता है। परिवार वालों की मांग के मुताबिक इस पूरे मामले की जांच 20 अगस्त 2025 को सीबीआई को देने का फैसला किया जाता है। इसके अलावा तीसरी बार पोस्टमार्टम के लिए एम्स दिल्ली को मामला सौंप दिया जाता है। 9 दिनों तक चले लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार 21 अगस्त 2025 को मनीषा का अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार के बाद सीबीआई इस मामले की जांच अपने हाथों में लेते हुए घर और क्राइम सीन का मुआयना करती है। आगे लोगों से पूछताछ का सिलसिला भी शुरू होता है। सबसे पहले मनीषा के परिवार वालों से पूछताछ होती है। उसके बाद मनीषा जिस स्कूल में पढ़ने जाया करती थी वहां के स्टाफ से भी कई दौर की पूछताछ होती है। जहां मनीषा को अंतिम बार देखा गया था वहां के स्टाफ से भी सीबीआई के अधिकारी पूछताछ करते हैं। आगे भी सीबीआई जांच में लगी हुई है। इस केस की मौजूदा स्थिति की बात करें तो सीबीआई की जांच को लगभग 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इस मामले में कोई भी रिपोर्ट पेश नहीं की गई है। पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट की ओर से सीबीआई को 9 जून 2026 तक इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश भी दिया जाता है, लेकिन सीबीआई की ओर से कहा जाता है कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, उसे और समय चाहिए। इसके बाद अदालत की ओर से 14 अगस्त 2026 तक सीबीआई को मामले में अंतिम रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। दूसरी तरफ बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए परिवार आज भी संघर्ष कर रहा है। परिवार की ओर से जांच में हो रही देरी के कारण अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल तक की धमकी दी गई है। खाप पंचायत की ओर से भी सीबीआई तथा सरकार को अल्टीमेटम दिया जा चुका है कि अगर 14 अगस्त 2026 तक इस मामले में सीबीआई सच्चाई का पता नहीं लगा पाती है तो फिर राज्य भर में आंदोलन होगा और ये आंदोलन पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो सकता है। आगे इस मामले में सीबीआई की ओर से क्या कहा जाता है हम आपको अपडेट देते रहेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी हो मनीषा को इंसाफ मिले और किसी दूसरी लड़की को मनीषा जैसे दर्द से ना गुजरना पड़े। फिलहाल मामला हत्या या खुदकुशी के सवालों में उलझा हुआ है। इस मामले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।